हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है कुणाल मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिटोरिया में। आज हम लेकर के चले हैं, मतलब आज हमारा जो टॉपिक होगा ना, वो होगा सॉल्यूशन, जो कि हमारे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। और हम इसी के साथ आज अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। हमारे जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन होगा जेई और नीट। जो बच्चे बायो वाले हैं वो नीट करेंगे और जो मैथ्स वाले हैं वो जेई के लिए फोकस्ड होंगे, मतलब समझ लो कि क्रैक करना है जेई को। ठीक है। अब केमिस्ट्री के साथ सिर्फ इतना सा बात नहीं कह रहे केमिस्ट्री है बड़ा, मतलब चलो नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। एक्चुअली केमिस्ट्री कभी कभी किसी किसी को हार्ड भी लगता है, बहुत टफ लगता है। पर मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको केमिस्ट्री टफ लगने नहीं दूंगा। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो वो बहुत इजीली आपसे बनेगा। रही बात ऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म की, तो गारंटी देता हूँ हर एक मैकेनिज्म आपको बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसको कहेंगे सॉल्यूशन। एक्चुअली मैं बता दूं बच्चों, क्योंकि अपना हिस्ट्री भूलना नहीं चाहिए इंसान को। देखो, आप लोगों का सिलेबस बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। लगभग 5 चैप्टर जो है आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है। और पहले जो आपका फर्स्ट बुक आता था ना एनसीईआरटी का, वो इतना मोटा होता था क्योंकि उसमें पहले फर्स्ट चैप्टर में सॉल्यूशन और सबसे बड़ा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको कि रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से। दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। सबसे बड़ा बात है कि नॉलेज हमें अच्छा खासा मिल जाता था, पर अब क्या ही कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया। पर कोई नहीं, हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। लेकिन एक मिनट पे नहीं प्यारे बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि हमारे सिलेबस में और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। देखिए, हमारा सिलेबस जो है, एक्चुअली आपको पता होगा कि केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रांचेस तो नहीं पढ़ना है आपको 12th में। आपको फिजिकल पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ना है और बायोकेम पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री का जो जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है ना। सबसे पहले हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री आपको तो पता ही होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, जाहिर सा बात है, जहां हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ फिजिकल फेनोमेना को देखते हैं, तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, सॉल्यूशंस। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हमारा क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। आपको बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट होने में कम से कम 45 क्लासेस लगेंगे। ठीक है। 45 क्लासेस में मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, किसी भी चीज को, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को जानने के लिए जाए ना, तो उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज लेंगे। ठीक है ना, कि आखिर हमको पढ़ना क्या है, कितने दिनों में पढ़ना है और कितना समय देना है एक चैप्टर में या फिर पर्टिकुलर पूरे सिलेबस में, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, ये हमारा 45 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, पक्के से हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में हमें पिछले सेशन में, एक्चुअली पिछला सेशन नहीं, इससे और पिछला सेशन, ऐसे समझ लो, मतलब 1 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना होता था, पी ब्लॉक एलिमेंट। एक्चुअली पूरे एनसीईआरटी यानी कि आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर हुआ करता था, पर अब उसे डिलीट कर दिया गया है। तो आपके पास बचा क्या, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हो गया हमारा। इसे हम ज्यादा से ज्यादा कितने, 10 क्लास में कंप्लीट करेंगे, 10 क्लासेस में। 15 भी हो सकता है, ठीक है ना, 15 क्लासेस भी हो सकता है, पर 10 क्लासेस में हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें देखना है, आगे जाते हैं, तो अब हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें फिर एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे हम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, हार्डली, इसे हम हार्डली कंप्लीट करेंगे 7 डेज में। कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, 7 डेज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम 7 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये अच्छा खासा टाइम हमसे लेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कितना टाइम लेगा, हमसे कम से कम
नहीं भी तो ये भी हमसे ले लेगा, मान के चलते हैं 90 डेज, ये 90 डेज ले लेगा, ठीक है। ये 90 मतलब डेज क्या, एक्चुअली 90 क्लासेस है ना, कितना ले लेगा 90 क्लासेस, ये 90 क्लासेस ले लेगा। ये क्या हो रहा है, ये हमसे 90 क्लासेस ले लेगा, ठीक है, 90 क्लास, ये हमसे 90 क्लासेस ले लेगा। कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें इसे बहुत डेप्थ में पढ़ना है और सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें मैकेनिज्म को भी देखना है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं सिर्फ बोर्ड्स को लेकर के नहीं चलूंगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बोर्ड में मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फाइनल बचता है, एक्चुअली सभी कोई ये जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है ना, इसको सभी ऑर्गेनिक में ही जोड़ देते हैं, बट ऐसा है नहीं। ये बायोमोलिक्यूल्स यानी कि बायोकेमिस्ट्री का ये एक चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री का ये एक चैप्टर है, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है, तो हमें बायोकेमिस्ट्री के अंदर में बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ना है। ये हम ज्यादा से ज्यादा कितने क्लास में खत्म करेंगे, 4 क्लास में खत्म कर देंगे इसको, 4 क्लासेस 4 क्लासेस में खत्म करेंगे। अब एक बात याद रखना बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ 29, 30, 4 क्लास, तो ये जो है तुम्हारा ये जो क्लासेस मैंने बताया है ना, ये सब लगभग 1 से 1.5 घंटे का क्लास अगर हमें हर दिन लूँ तब जाके कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो मतलब मैं आधे आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा ताकि बहुत लंबा वीडियो ना जाए और आपको पढ़ने में बोरियत फील ना हो, ठीक है ना। पर हाँ मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपको एक भी टॉपिक आपके ऊपर से नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपके दिमाग में जाएगा और 100% जाएगा, ये मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने यूनिट 1 अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम सॉल्यूशन को देखते हैं कि हमें सॉल्यूशन में पढ़ना क्या है और क्या क्या देखना है और उसको समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसको हम सॉल्यूशन के नाम से ही जानते हैं। एक्चुअली सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पहले जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन का यूज क्या है। तो देखो बच्चों, एक बात मैं आपको सच सच बताता हूँ, ध्यान से समझना। अगर कोई भी चीज को तुम सोचोगे ना कि मुझे पढ़ना है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर तुम ये सोचोगे मुझे पढ़ना है तो वो तुम्हें बोर करवाएगा। क्यों? क्योंकि तुम तो पढ़ने जा रहे हो और पढ़ने का मन किसको करता है? नॉर्मली ज्यादातर बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता है, वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं, खेल लेते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट मतलब ऐसे समझ लो कि जिसमें उनका इंटरेस्ट है ना, तो वो इंटरेस्ट पे ही अपने अपने आप को ढालना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करूं, तो उसमें उसे मन लगता है। तो पढ़ने का मन अधिकतर बच्चों को नहीं करता। लेकिन हाँ, मन कब करेगा? जब आपके अंदर जिज्ञासा आएगा, आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, ठीक है ना। जब आप जिज्ञासा आपके अंदर मतलब पैदा होगा ना, तभी आपको पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो हम पढ़ते क्यों हैं। देखो बच्चों, हमारे चारों तरफ हम जो भी चीज यूज में ला रहे हैं ना, जो भी चीज आप समझ लो, आप जो पानी वाटर कप आप जो वाटर पीते हो पानी, ठीक है ना, तो ये जो पानी आप जो पी रहे हो ना, वो भी तो एक सॉल्यूशन ही हुआ ना मेरे बच्चों। कैसे? आप तो पूरा डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं पीते, प्योर वाटर तो आप नहीं पीते। आप जो पानी पीते हो उसमें 100% मिनरल्स होता है, और मिनरल्स यानी कि केमिकल्स, और केमिकल्स अगर एक दूसरे में मिल रहे हैं और पूरी तरह से घुल जा रहे हैं, डिजोल्व हो जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? सॉल्यूशन ही तो है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे आपने पानी लिया और चीनी लिया या नमक लिया, उसको घुल दिया, तो नमक या चीनी पानी में घुल जाएगा। और अगर वो घुल गया तो क्या वो आपको दिखेगा? आपके नंगी आंखों से आप चीनी और नमक को देख सकते हो पानी के अंदर? नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या बना? ये सॉल्यूशन बना। मतलब जब कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम एक दूसरे में घोलेंगे और घोलने के बाद, ठीक है, कोई एक या दो सब्सटेंस जो कम मात्रा में होगा, कम वैल्यू में होगा, वो एक दूसरे में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए एक बार हम आपको पढ़ के समझा देते हैं डेफिनेशन क्या है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substances whose composition can be varied within certain limits। मतलब किसी लिमिट में हम एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक्चुअली आपको हमको पहले होमोजेनियस मिक्सचर समझाना होगा, ऐसे हम लोगों ने इसे 11 में पढ़ा है, ठीक है, पर फिर भी मेरी बात को समझो, मैं भी समझाता हूँ। देखो, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को एक लिमिट में हम मिलाएंगे, ठीक है ना,
तो जो कम मात्रा में यानी कम वैल्यू में होने वाला जो सब्सटेंस होगा, वो ज्यादा जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं, ज्यादा वैल्यू में जो सब्सटेंस ले रहे हैं, उसमें अगर वो घुल गया पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। वैसे हम लोगों ने 11th या 9th में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चों, जब दो सब्सटेंस यूनिफॉर्मली एक दूसरे में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल फेनोमेना से अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल नमक, चीनी और पानी का सॉल्यूशन या मिक्सचर कह लो। क्या आप नमक को पानी से अलग कर सकते हो? ऐसे ही नॉर्मली नहीं कर सकते ना। वैसे ही इस तरह के जो सॉल्यूशन या मिक्सचर होंगे उन्हें होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। सर हेटेरोजेनियस मिक्सचर में ऐसा होता है कि हम जब दो सब्सटेंस को मिलाते हैं या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं और वो एक दूसरे में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता, तो उसको हेटेरोजेनियस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तेल और पानी। क्या तेल और पानी एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे? नहीं होंगे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो मतलब वो क्या हो गया, हेटेरोजेनियस हो गया। या फिर आप अपने घर में मिक्सचर एक होता है ना, मिक्सचर करके आता है, झालमुड़ी ये सब में बनाया जाता है, जिसमें गठिया, बादाम, दुनियादारी, फलना ढकना सब होता है। या फिर एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, चावल और बालू को मिला दो, चावल और पत्थर को मिला दो, तो आप चावल और पत्थर को आराम से अलग अलग कर सकते हो। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। बोलो अच्छे से क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देन अब हमारे पास क्या आ रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अभी जैसा कि हमने बात किया पिछले स्लाइड में, हमने बात ये कहा, तुमसे ये कहा, एक्चुअली मैंने तुमसे ये कहा, ठीक है, एक्चुअली हम क्या है, झारखंडी हैं, ठीक है, तो हमारे हर बात में हम आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बिल्कुल भी ये नहीं करना कि नहीं, मतलब वो एक आया था ना मतलब वेब सीरीज, उसमें कहता है ना, आप मैं से हम हो जाइए, आप बिहारी हो जाएंगे। वैसे ही हम जो है यहाँ पर मैं का मतलब ही हम है, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का कोई लॉजिक मत ढूंढना कि अरे सर तो हम बोल रहे हैं बार बार, हम कौन, एक्चुअली मैं ही हूँ, लेकिन ये हमारे मुंह में बस गया है कि हम कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है आगे हमारा है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मुंह थोड़ा सा सूख रहा है, एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है ना, 1 मिनट देना। ओके, अब देखो हमें क्या देखना है, हमें सॉल्यूशन में देखना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो जैसे कि अभी मैंने पिछले स्लाइड में तुम्हें बताया कि जो कम अमाउंट में होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो कम अमाउंट में होगा, लेजर अमाउंट में होगा, मिनिमम अमाउंट में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे सॉल्यूट। उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ये देखो जो किसमें हो, देखो जो हमारा हो लेसर क्वांटिटी में, देखो किसमें हो, लेसर क्वांटिटी में हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है ना, और ये आराम से सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सॉल्वेंट। ठीक है ना, जाहिर सा बात है जो अपने अंदर घुला लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या, अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन दी लार्जेस्ट क्वांटिटी। ठीक है ना, किसमें कहा गया है, लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो होगा, किसमें होगा, लार्जेस्ट क्वांटिटी में, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे सॉल्वेंट। इट कैन डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर घुला लेता है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख पाओगे कि हमेशा सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, देखो ये सॉल्यूट के छोटे छोटे ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से कम होंगे, ये बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, अब एक चीज और है सर, कई जगहों पर हम लोगों ने सुना है, मतलब किसी किसी को कहते भी सुना है, कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो ये कह देते हैं कि वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट, देन वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसे कह सकते हैं कि उनका कहना ये होता है कि वाटर हमेशा ही एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, हमेशा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक्चुअली वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वाटर हमेशा ही सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। क्लियर है, चलो समझाते हैं। एक एग्जांपल हम अभी लेते हैं, बताओ इस दुनिया में
सबसे ज्यादा वाटर को घुलाने का काम, मतलब वाटर का सॉल्यूशन बनाने का काम किस जगह पे किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं वो है दूध, है ना, मिल्क। अब देखो, अब अगर आप 1 लीटर दूध ले लो और 1 लीटर दूध में आप 2 लीटर पानी मिला दो, ऐसा तो होगा नहीं ना। वहां आप क्या करते हो, मतलब जो दूध वाला है वो क्या करता है, 1 लीटर पानी में एक जग, मतलब कि ऐसा कर सकते हैं 100 ml, 200 ml, 300 ml तक भी कोई कोई क्या करता है, पानी को मिला देता है। तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वहां पर वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। वहां पर हम लोग क्या, जब जब जाता है ना, मतलब कहीं पर भी चेक होने के लिए कि मिल्क का क्वांटिटी क्या है, तो वहां सॉल्यूट के बेसिस पे वाटर को ही लिया जाता है और उसी से पता चलता है। क्योंकि हमारे पास जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, सभी क्या करेंगे, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, ना कि सॉल्वेंट का, ठीक है। इस बात को समझ के चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, देखिए हमारा जो सॉल्यूशन जो चैप्टर है, ठीक है। अच्छा हाँ, आप लोगों ने स्लाइड का फोटो नहीं लिया ना, वो एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। मैं अभी पीछे कर देता हूँ स्लाइड का। आप ना प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए क्या करो कि आप स्लाइड का ये ले लो। चलो यहाँ एक और ना, रुक जाओ, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका भी ले लो। उसके बाद अब आगे आते हैं, ठीक है। देखो देखो मेरे बच्चों, आप सबों से एकदम हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। हम टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ताकि हम आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकें, ठीक है। और जेन्युइन बात करूंगा, देखो इसमें हम चाहते हैं कि हमारा भी कुछ फायदा हो, ठीक है। ये मत, अगर कोई ये टीचर कहता है बच्चों मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मतलब क्या ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। सीधी सी बात है, आप हमें देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट आपको डिलीवर करें, ठीक है। तो जाहिर सा बात है, और देखो ये मैं अपने फर्स्ट वीडियो में ही पहले ही कह दे रहा हूँ, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट आपको डिलीवर करें और इससे हम भी, मतलब हमारा भी घर परिवार चल सके। सीधी सी बात है, इस दुनिया में फ्री का कुछ नहीं मिलता। तो सीधी सी बात है, आप जब हम आपको अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप प्रॉपर, जब हमारा क्लास आप देख रहे हो या किसी का भी, किसी भी टीचर का आप क्लास देख रहे हो, प्रॉपर बेंच डेस्क पे बैठ जाओ, कॉपी पेन एंड एनसीईआरटी का बुक अपने डेस्क पे रख लो और फिर साथ में वीडियो भी देखते रहो, एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहो और साथ में एनसीईआरटी को भी देखते चलो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे यहाँ पर देखो, मैं अपना मेल दे दूंगा, आप मेल कर देना। मैं विद इन अ 1 डे, मतलब एक दिन के अंदर, एक, अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स आ गए तो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 24 आवर्स में मैं आपको आपके सॉल्यूशन तक आपको पहुंचा दूं। या तो वहीं पर फोटो क्रॉप करके दे दूंगा या तो पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, हमें जो पढ़ना है पूरे के पूरे चैप्टर में, वो कुछ ये सब टॉपिक्स है, इसको हमको देखना है, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अभी मैंने कहा ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है वो अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके बाद देखेंगे वांट ऑफ फैक्टर। मतलब टोटल हमें कितने टॉपिक को पढ़ना है, 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। 5 टॉपिक को हम देखेंगे कि हमें क्या क्या, मतलब इनके अंदर में क्या क्या फिर पढ़ना है, ये सब हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। हम सबसे पहले जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ, लेकिन फिलहाल एक और टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है इसको समझो, सीधी सी बात है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। अभी देखो, सॉल्वेंट एक होता है लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है बाइनरी सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ कितने हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स क्या क्या है इसको भी देख लो। जाहिर सा बात है, देखो बच्चों, कोई भी जो सॉल्यूशन बनेगा ना, वो जो सॉल्यूशन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे, ठीक है ना। सॉल्वेंट का नेचर जो भी होगा, सॉल्यूशन का भी नेचर वैसा ही होगा, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर सॉल्वेंट किस में रहा, अगर सॉल्वेंट रहा सॉलिड स्टेट में, अगर सॉल्वेंट रहा किस में, ध्यान देना, ठीक है। अगर सॉल्वेंट रहा सॉलिड स्टेट में, देखो सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट, तो सॉल्यूशन भी कैसा कहलाएगा, सॉल्यूशन भी कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो किस में रहा,
लिक्विड स्टेट में, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन की तरह ही कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा, अगर हमारा सॉल्वेंट कैसा रहा, गैसियस स्टेट में, कैसा रहा, गैसियस स्टेट में, तो सॉल्यूशन भी कैसा कहलाएगा हमारा, गैसियस सॉल्यूशन ही कहलाएगा। तो फिर पूरा पूरा डिपेंड किस पे किया, हमारा पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है हमारे सॉल्वेंट पे, ध्यान रखना, पूरा का पूरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, आपको समझ में आ गया, आ ही गया होगा, 100% आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ लिक्विड है, याद रखना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब हमारे पास टोटल कितने सॉल्यूशन है, तो हमारे पास टोटल कुल मिला के जो सॉल्यूशन है वो 9 तरह के हैं। कितना तरह के हैं, 9 तरह के, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हमारे पास हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होंगे, जाहिर सा बात है हमारे जो, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो नेचर ऑफ सब्सटेंस कहो, या फिर कह सकते हो कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, वो कितने हैं, 3 है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉल्वेंट हम एक बार क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं, जैसे कि एक बार हम पूरा का पूरा सॉल्वेंट गैस को ले लेंगे, एक बार पूरा का पूरा सॉल्वेंट लिक्विड को ले लेंगे, और एक बार पूरा का पूरा सॉल्वेंट सॉलिड को ले लेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हम गैसीय सॉल्यूशन बना रहे हैं, याद रखना पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट, ये आपका एनसीईआरटी में ये चार्ट आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम गैसीय सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो सॉल्यूट है वो गैस है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी गैस है, ठीक है ना, दोनों ही कैसा है, गैस, सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, गैसीय सॉल्यूशन बनेगा, याद रखना, सीधी सी बात है, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है, गैस। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी में, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। लेकिन एक बात बच्चों याद रखना, जरूरी नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल धरती दुनिया में मौजूद है, इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत तरह का चीज है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में आपको यही एग्जाम्पल दिया गया है, तो मैंने पिक जो है इसी को किया है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इसी से आ जाए, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस का एग्जाम्पल है NO2, ठीक है ना। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, इस बार हम जो सॉल्यूट लेंगे वो लिक्विड लेंगे, और हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, तो देखो, अगर सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है, तो हमारा जो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, हमारा जो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। फिर से क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा कैसा है, गैस है, ठीक है, जाहिर सा बात है। तो एग्जांपल क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दो नाइट्रोजन गैस में, क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होगा और नाइट्रोजन तो गैस है, हमको पता ही चल रहा है। इसके बाद फिर से हम थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, सॉलिड और गैस का। अब देखो, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, सॉल्यूट, सॉलिड, ठीक है ना, हमारा सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, ठीक है ना। तो जब ऐसा होगा तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, फिर से गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। और इस कंडीशन में हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है, कैम्फर को हमने नाइट्रोजन गैस में रख दिया, तो कैम्फर क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन गैस में हम रख देंगे, ठीक है ना, अगर हम इसको ऑक्सीजन गैस में भी रख देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, और इस बार हमारा जो सॉल्यूट होगा वो गैस होगा। जाहिर सा बात है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व होता है किसमें, पानी में, ठीक है ना। अगर पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व ना हो तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का जीना पॉसिबल नहीं है, वो प्राय मर ही जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कभी कभी क्या, कि अगर आप लोग कोई मछली अगर आप खाते हैं या फिर नहीं भी खाते हैं, अगर आप मछली मार्केट कभी गए होंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा जो टब होता है ना जिसमें मछलियों को रखा जाता है, बड़े बड़े जो टब होते हैं या फिर टैंक होते हैं, उसमें क्या कहता है, पानी को बार बार हिलाया जाता है, बार बार उसको हिलाना पड़ता है। रीजन उसका क्या है कि पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना, ठीक है, जाहिर सा बात है वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ मछलियां हैं, तो वो ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, बार बार हिलाने से ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है किसमें, वाटर में, ठीक है। अगर वो नहीं होंगे तो मछलियां पार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देन इसके अलावा एक चीज और आप लोग देखे होंगे, कोका कोला जो आप लोग पीते हैं, है ना, कोका कोला में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी हाई प्रेशर में मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। दूसरा क्या है, फिर से इस बार हम लोगों ने लिक्विड ले लिया,
और क्या सॉल्यूट लिक्विड ले लिया और सॉल्वेंट क्या है हमारा लिक्विड है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है ना। इथेनॉल को हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, दोनों ही लिक्विड सॉल्यूशन है और इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिल जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या है, सॉलिड हमारा क्या होगा फिर से सॉल्यूट और लिक्विड हमारा क्या होगा फिर से सॉल्वेंट। इस बार हम लोगों ने क्या मिलाया, ग्लूकोज को पानी में मिलाया, ग्लूकोज क्या चीनी मिला दो, नमक मिला दो, सारा चीज जो भी आपके पास है मिला दो। ये तो हम लोग कितना बार इसका सॉल्यूशन तो पीते हैं, शरबत सिकंजी जो बोलो पीते ही हैं हम, है ना। तो इस तरह का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेगा। एक बात याद रखना, आपके पूरे चैप्टर में जो आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, किसका सॉल्यूशन पढ़ना है ये भी जान लो, ठीक है। आपको पढ़ना है गैस एंड लिक्विड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद पढ़ना है सॉलिड एंड लिक्विड। यही दो टॉपिक हमको पढ़ना है पूरे चैप्टर में, ठीक है। ज्यादा आपको देखने को मिलेगा गैस एंड लिक्विड, ठीक है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन और ज्यादातर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्या, सॉलिड सॉल्यूशन की तरफ। सॉलिड सॉल्यूशन में इस बार हमारा क्या होगा, इस बार हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट हमने गैस को रखा, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड आया, देन हमको क्या मिला, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। एक बात याद रखना बच्चों, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, आप इस तरह से इसको देखोगे, हाइड्रोजनेसिस में आप जैसे कि आप देखोगे H2 लिखा रहेगा और इस तरह से PD लिखा रहेगा और ऐसे करके आपको रिएक्शन का सिंबल रहेगा। मतलब क्या हुआ, आप इसको एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे ऑर्गेनिक में हाइड्रोजनेसिस में, ठीक है ना। तो ये एक सॉल्यूशन बना आपका। सॉल्यूशन का जो टाइप होगा वो कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। इस बार फिर से हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट लिक्विड है, ठीक है ना। मतलब लिक्विड कम मात्रा में होगा और सॉलिड ज्यादा मात्रा में होगा। तो इस बार क्या हुआ, एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल होगा, सॉरी मतलब ये जो होगा एमालगम जो बनेगा मर्क्यूरी और सोडियम का, वो दोनों कैसा कैसा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन का, ठीक। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, सॉलिड सॉल्यूट और सॉलिड ही सॉल्वेंट। जैसे कि कॉपर डिसॉल्व हो जाता है गोल्ड में, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही आपके एनसीईआरटी में है, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब हम आ रहे हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। क्या है कॉन्सेंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट आर नोन एज या आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। देखो मेरे प्यारे दुलारे और न्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया क्या, अमाउंट किसका, सॉल्यूट का, किस में, या तो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में या फिर पर केजी वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट में। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन में। एकदम सिंपल मेथड है, ठीक है ना। कभी भी हम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो दिमाग घनचकराना नहीं है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन अब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। एक होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब सुनो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलो एक बार हम कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया मैंने, ये कंटेनर लिया और एक और कंटेनर लिया, ये दो कंटेनर मैंने लिया, ठीक है। अब देखो कंटेनर में मैंने क्या करा, सॉल्यूशन को भरा, ठीक है। कंटेनर में क्या करा, मैंने सॉल्यूशन को भरा। इसमें भी मैंने सॉल्यूशन को भरा, ठीक है। मैंने दोनों में सॉल्यूशन को भर दिया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर जो हमने लिया है वो लिया है 1 लीटर में, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर में है, और यहाँ पे हमारा जो होगा ये होगा सॉल्वेंट 1 kg में, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, कोई सॉल्यूट को इसके अंदर मिलाएंगे, ठीक है। कितना मिलाया पता नहीं, अभी मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात नहीं करूंगा कितना मिला है, पर हाँ कॉन्सेंट्रेशन को समझ जरूर लेते हैं, ठीक है। मैंने कुछ कोई अमाउंट में यहाँ पर मैंने सॉल्यूट को मिलाया, तो जो भी अमाउंट को मैंने सॉल्यूट में मिलाया कितने लीटर में, 1 लीटर में, तो यही चीज यही टर्म हमारा क्या कहलाएगा,
कॉन्सेंट्रेशन, या फिर यहाँ भी मैंने अगर किसी सॉल्यूट को मिलाया, ठीक है, यहाँ भी मैंने अगर किसी सॉल्यूट को मिलाया, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये केजी है, ये किसका है, ये है सॉल्वेंट का, ये किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक है, ये सॉल्वेंट का केजी में है क्या, वैल्यू। तो ये जो मैंने मिलाया अमाउंट में, जो भी अमाउंट में मैंने सॉल्यूट को मिलाया, ये भी क्या कहलाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ही कहलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैंने, लीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, लीटर का मतलब होता है वॉल्यूम, होता है ना, लीटर का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है, और केजी का मतलब क्या होता है बच्चों, मास। अब ध्यान देना, मास, ठीक है। अब हम कुछ करेंगे नहीं, अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर नीचे से टेम्परेचर डालेंगे, ठीक है, नीचे से टेम्परेचर डालेंगे। ये मैंने चूल्हा लिया और ये मैं टेम्परेचर डाल रहा हूँ, ठीक, ध्यान देना, सुनना और समझना अच्छे से। मैंने यहाँ भी टेम्परेचर डाला, ठीक, मैंने यहाँ भी टेम्परेचर डाला, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ टेम्परेचर दोनों में डाला, ठीक है, अब समझना क्या है कि कुछ समय के बाद ये जो 1 लीटर है, ये धीरे धीरे करके इवेपोरेट होकर क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, हाँ या ना, भाप बन के उड़ेगा। तो ये लीटर से 1 लीटर से 500 मिलीलीटर में भी जा सकता है, कम भी हो सकता है वॉल्यूम। अब मास के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ भी मैंने टेम्परेचर डाला, लेकिन मास के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या जानते हैं कि मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर। मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। और मास क्या, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास हमारा किसी भी कंडीशन में ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही किसी भी कंडीशन में हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर हमेशा फिक्स्ड होता है, याद रखना। तो जाहिर सा बात है, मानते हैं कि यहाँ से इसका वॉल्यूम तो कम होगा लेकिन मास कभी भी कम नहीं होगा। इसको आपको समझाते हैं। धीरे धीरे कर मान लो ये जो वाटर है, ये यहाँ पर एक बूंद ही बचा या गैसेस फॉर्म में निकल गया, तो इस वाटर का अगर आप मोलर मास निकालो तो वो कितना आएगा, 18 ग्राम पर मोल, हाँ या ना, आएगा या नहीं आएगा। या फिर जो गैसियस फॉर्म में होगा H2O, उसका भी कितना आएगा, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये तो चेंज नहीं हुआ ना किसी भी कंडीशन में, ये तो वही रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही होगा कि मास कभी भी चेंज नहीं होता और वॉल्यूम चेंज हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो मतलब क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कहलाएंगे, जिसमें क्या हो, जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कहलाएगा। मतलब वैसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें क्या आ रहा हो, वॉल्यूम आ रहा हो, तो इसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिसमें क्या आ रहा हो, मास आ रहा हो, क्योंकि मतलब हमारा जो मास होगा ना वो किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो बोलो अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है। अब दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, 4 ऑप्शन धपाक, आपको सही आंसर मारना है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है बढ़िया से इस चीज को समझ लेना। अगर दिक्कत हो तो आप फिर से वीडियो को पीछे कर लेना, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसके बाद हम देखेंगे अपने टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टर्म्स को देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट को समझते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, अभी एक्चुअली हम लोगों ने जाना था, पढ़ा नहीं था, जाना था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा कहलाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होगा जिसके अंदर क्या हो, वॉल्यूम हो, जिसके अंदर क्या हो, वॉल्यूम हो, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट वही कहलाएगा जिसके अंदर क्या हो, वॉल्यूम हो, ठीक है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वही कहलाएगा जिसके अंदर क्या हो, मास हो, क्या हो, मास हो। तो देखो, वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। और मास परसेंट, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, W/W मतलब मास बाय मास, ये सभी क्या कहलाएंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद अब हम जानेंगे एक एक करके सभी के सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक एक करके। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट किसको कहते हैं, जाहिर सा बात है, वॉल्यूम परसेंट
क्या कहलाएगा? जाहिर सा बात है कि जिसमें वॉल्यूम हो सिर्फ, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस में आ रहे हो? वॉल्यूम में आ रहे हो, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते हैं क्या वॉल्यूम परसेंट में क्या है कि वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। क्या है वॉल्यूम परसेंट का? मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। क्या है वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला? वॉल्यूम परसेंट, देखो इससे सिर्फ आपको क्या आएगा, इससे आएगा आपको न्यूमेरिकल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा वॉल्यूम परसेंट आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन एक हमारे सामने है, क्वेश्चन को चलो बनाते हैं। देखो हम लोग करेंगे क्या ना, हम लोग टॉपिक को देखते हुए कुछ कुछ क्वेश्चन भी करते चलेंगे, और एक फाइनल जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म जब खत्म हो जाएगा ना, तो कंसंट्रेशन टर्म से जितना भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स का, आपके जेई का, आपके नीट का, मैं सारे कंसंट्रेशन टर्म के लिए अलग से, मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो अलग से मैं आपके लिए सेशन लेकर के आऊंगा, जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को मैं आपके सामने करूंगा या और करवाऊंगा आपसे, ठीक है ना। तो चलो आप देखो यहाँ पे, देन वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू ये आया, तो फॉर्मूला को, सॉरी फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है, फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आ ही नहीं रहा है, पता नहीं, कल तक तो आ रहा था, पता नहीं आज से क्या हो गया इसको, आ ही नहीं रहा है। पहले तो ठीक ही आ रहा था, ऐसे पढ़े करते थे तो हो जाता था, ठीक है, वो आ जाता था। देख लेते हैं, कुछ होगा इसका, सेटिंग वेटिंग हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है, वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल विद इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप एक काम करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब आप लोग एक काम करना, पॉज करना वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, हर चीज मेरे ऊपर नहीं छोड़ना, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इसमें सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम बोर्ड में बनाएंगे ना, तो पहले प्रॉपर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, और अब लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल, मतलब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, किसका? सॉल्यूट का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 25 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 200 ml। वी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200, ठीक है, 200 ml, ठीक। आपको क्या करना है, वी परसेंट मतलब कि वॉल्यूम परसेंट जो है आपको निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट निकाल लो, क्या है 25, सीधा फॉर्मूला में पुट करो, डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है ना, ये कितना आ रहा है 12.5, 12.5% आंसर। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। चलिए इसके बाद हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो होगा मोलैरिटी। क्या होगा वो? मोलैरिटी, ठीक है ना। मोलैरिटी के बारे में जानेंगे। एक बात बता दूं, मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। मोलैरिटी से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मोलैरिटी को ध्यान से समझना। क्या है मोलैरिटी का मतलब? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे देखो बार बार आ रहा है मोल्स, क्या आ रहा है यहाँ पे? मोल्स आ रहा है। तो मोल्स का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो नंबर ऑफ क्या आ रहा है? मोल्स। ये मोल्स क्या होता है? तो मोल्स जो है आपको समझना होगा, मोल्स का मतलब क्या होता है। ऐसे हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में इसको पढ़ा है, जाना है, समझा है, सीखा है। मोल का मतलब बच्चों कुछ होता नहीं है, मोल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो होता क्या है कि हमने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाया है, तो हम बार बार बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो सुनने में अच्छा लगता है नहीं ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मोल का इजाद किया, ठीक है। अगर हम इसको पूरा लंबा तरीके से पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम क्या कह रहे हैं? मोलैरिटी।
तो देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो बहुत लंबा चौड़ा टर्म्स हो गया, इसको छोटा में किसको बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम के सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट का मोल्स होगा या सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। देन मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एस कर देना, ठीक है ना, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको हम m इज इक्वल टू एन बाई वी के नंबर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन के क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू एन बाई वी, एम इज इक्वल टू किस क्या बन के आ रहा है, n बाई वी। अब देखो इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है ना। देन n का मतलब क्या होता है, n का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला यहाँ पे होगा हमारा गिवन मास, गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर, मोलर मास, ठीक। अब एक काम करो, इसको n इज इक्वल टू गिवन मास को हम डिनोट कर देंगे W से, और मोलर मास को करेंगे m, और यहाँ पर लिख देंगे छोटा m, मोलर मास, ठीक है। अब चलो हम लोग इसको n का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या, VL, ठीक है। अब तो ये जरूरी नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों कि आपका हमेशा जो है लीटर में ही मिले, तो आपको अगर मिलीलीटर में दिया हो फॉर्मूला मतलब कि क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, m इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला पूरा हटा देते तो ठीक ही रहता है। एक जरा से रुकना बच्चों, हाँ क्वेश्चन, अच्छा रुको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। m इज इक्वल टू, अगर 1000 मतलब कि मिलीलीटर में मतलब कि रहा, आपको उसको लीटर में चेंज करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, W बाय मोलर मास इनटू, चूंकि तुम जब चेंज करोगे तो ये VL में हो ही जाएगा, इनटू क्या करोगे यहाँ पे 1000 कर देना। देखो इसको हम भागा देते, जैसे कि कुछ भी मिलीलीटर में रहता डिवाइड करते, ये ऊपर चला जाता तो 1000 में आ जाता, इसको ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ, इसको आप गोल घेरा बना लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ले लिया, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो पहला ही क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मिलीलीटर में आपको मिला, ठीक है ना। तो जब आपको ये मिलीलीटर में मिल रहा है तो आपको मिलीलीटर में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो इसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, यहाँ तो दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। देखो ये ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है ना। तो गिवन करना है, गिवन में आपको क्या क्या दिया है बढ़िया से, क्योंकि अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बढ़िया से एलाबोरेट करके लिखना होगा, जेई के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम आपको दिखा देते हैं, पहले इसको लिखो क्या है। देन सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मास, तो क्या लिखोगे, गिवन मास, यानी कि सीधा लिखना है यहाँ पे W, ठीक है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, W लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना, W लिखना, ठीक है, W, यानी कि गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है आपको 5 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास कितना दिया हुआ है, सॉरी मोलर मास बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है, 450 ml, ठीक है। देन अब आपको सॉल्व करना है, सीधा लिखो मोलैरिटी, M इज इक्वल टू, चलो गिवन मास क्या था, W क्या था 5 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय, चूंकि मिलीलीटर में है तो यहाँ पर 1000 से आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय ये कितना है, मतलब मोलर मास कितना होगा NaOH का, सोडियम का कितना होता है मोलर मास बताओ, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 23 और 16, 23 और 1 24 और 36 और 10 40, यानी कि 40 ग्राम पर मोल इंटू 450। अब इसको काटो वाटो, ठीक है ना, अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, काट लेना, आपको आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं कर देता हूँ, लेकिन ये आपको अपने घर में करना है, ठीक है ना।
फिर ये 0 से ये 0 को उड़ा दो, ठीक है ना, फिर इससे एक बार में, और ये सॉरी हाँ एक बार में, और ये कितने बार में, 9 बार में, ठीक है। उसके अलावा ये 2 से और काट दो, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास क्या आ रहा है, देन आपके पास आ रहा है 9 2 ज़ा 18 और यहाँ पर क्या आ रहा है 5, यानी कि 5/18। अब आप इसको डिवाइड कर लो, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा, किस में आएगा, मोल पर लीटर में। तो यहाँ पर आप क्या कर देना, बड़ा एम से लिख देना। ऐसे अगर ये भी नहीं आता तो आप बता देना, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि अब आप 12th में हो, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन होगा, ध्यान देना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए फटाक से आप क्या कीजिएगा, 1 मिनट के लिए आप पूरा का पूरा मेरा मतलब मेरे वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या है, फिर से हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन, ठीक है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, पढ़िएगा क्वेश्चन। देखिए एक बात याद रखना, एन एनसीईआरटी या फिर किसी भी किताब का जो न्यूमेरिकल्स होता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी या कोई भी न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको 2 बात बताएगा, हिंट देगा और आपसे एक सवाल पूछेगा, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपको 2 से 3 चीज बताएगा। क्या चीज बता रहा है, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या, कितना गिवन मास कितना मिल गया आपको, 2.46 ग्राम, ये आपको मिल गया गिवन मास, ठीक है। इसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, NaOH, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिख भी दिया, मोलर मास कितना है 40, मतलब आपको इसका मोलर मास भी मिल चुका है, MM इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। 40 ग्राम पर मोल आर डिजोल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। मतलब क्या, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100, सॉरी वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। देन इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आपको क्या मांग रहा है, मोलैरिटी मांग रहा है कि मोलैरिटी क्या होगा। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला देखो, याद रखो, जब भी आपको मोलैरिटी पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है आपका गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू VL, और अगर 1000 में है तो 1000 से भागा दे देना, सीधी बात, ठीक है ना। मतलब अगर मिलीलीटर में है तो आप 1000 से क्या कर देना, भागा दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो याद रखना अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये मिलीलीटर में है, अगर मीटर क्यूब में होता तो लीटर में होता, ठीक है। तो अभी क्या है हमारा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मतलब कितना है, 100 ml में है, 100 मिलीलीटर में है, ठीक है ना। तो आपको इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो देन आप फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एम मोलैरिटी इज इक्वल टू, आप सीधा सीधी डाल दो 2.46 इंटू, क्योंकि मिलीलीटर में तो 1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, मोलर मास 40, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कितना है 100, कर लेना, काट दो, ठीक है ना। यहाँ भी इसको काट दो, ठीक है। अब आप डिवाइड कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, ऐसे मुझे याद नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप भी कैलकुलेशन कर लेना लेकिन, ठीक है। तो जो आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर इसका आंसर ये आया, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ये आपका काम है, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो 100% एक ही बात बोलूंगा, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि जरूरत है, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें, अगर और अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे मतलब तुम लोग सोच रहे हो सर आप कितना आगे जाओगे, एक्चुअली मेरा आदत हो गया ये आगे आगे बोलने का। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो,
ये आपका क्या रहा, होमवर्क। ये क्वेश्चन क्या रहा आपका, होमवर्क। अगले क्लास में मैं इसको आप डील करूंगा। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन, ठीक। ये आप घर पे करोगे और मुझे आंसर भेजोगे कि सर इसका आंसर ये आया, ठीक है। धीरे धीरे मैं न्यूमेरिकल्स के पोर्शन को टफ करता चला जाऊंगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करके दिखाना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे टफ हो जाएगा, तो दिमाग में रखना है, अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।